गुड आफ्टरनून गाइस। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था दैट इज़ यूनिट 4 एंड उसका चैप्टर 6 वहीं से विल बी कंटिन्यूइंग विद। सो एज यू कैन सी हम लोगों का ये जो चैप्टर है विच टॉक्स अबाउट डबल टैक्सेशन। ओके, सो डबल टैक्सेशन बेसिकली क्या होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें मैंने आपको बताया भी था डबल टैक्सेशन। सो अब डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि इफ़ आई एम वर्किंग इन यूएसए, ओके, और उसके साथ में मेरा जो मेन सोर्स या होमलैंड जो है या आई बिलोंग टू इंडिया, तो क्या होगा कि मेरा जो सैलरी यूएस से ड्रॉ हो रहा है एंड जब मैं उसको अगर इंडिया में ला रहा हूँ तो दोनों साइड पे मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है। सो वो टैक्सेशंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे वो सारे पॉइंट्स है। सो एज यू कैन सी लॉ ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है विच टॉक्स अबाउट टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन ओवर अ रेसिडेंट एंड इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो यहाँ पे व्हाट वी आर सेइंग, वी हैव अ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो ये जो 1961 का जो एक्ट है इसमें जो प्रोविजंस है एंड उसमें जो चेंजेस किए दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग हियर। सो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस इसके ऊपर फोकस है। मतलब ये जो दो कंट्रीज में अगर मैं अग्रीमेंट हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, कभी हो रहा है क्या पर्पस के लिए हो रहा है, सो दैट मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन कंट्री लाइक आई एम वर्किंग इन यूएसए बट आई एम ओरिजिनली इंडियन सिटीजन। तो क्या होगा, यूएस में मेरा टैक्स जा रहा है और इंडिया में भी मुझे वापस टैक्स भरना पड़ रहा है व्हेन आई ब्रिंग बैक दैट इनकम टू इंडिया। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि ये जो मेरा इंडिया में जो इनकम है, यूएस में जो इनकम मेरा जनरेट हो रहा है जिसको मैं इंडिया में लेके आ रहा हूँ, वो टाइम पे वापस मुझे उसके ऊपर टैक्स ना भरना पड़े। सो इसके लिए हम लोग बाईलेटरल अग्रीमेंट का मतलब होता है दो कंट्रीज आपस में ये अग्रीमेंट्स करते हैं। ओके, सो उनके बीच में ये अग्रीमेंट्स होंगे, वहां पे कोई थर्ड कंट्री नहीं रहेगा। सो बाईलेटरल अग्रीमेंट्स होते हैं ये हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप ऑफ 10-50 कंट्रीज बेसिकली ट्राई टू वर्क विद दिस अग्रीमेंट, ऐसा नहीं होगा। वी हैव मेनी सच अदर अग्रीमेंट्स जहाँ पे यू विल फाइंड कि ओके 10, 20, 100, 200 कंट्रीज साथ में आके कोई एक अग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन डबल टैक्सेशन में ये सिनारियो नहीं है। सो बायलैटरल अग्रीमेंट्स होंगे। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज ही आपस में ये अग्रीमेंट करेंगे और उसमें आपको क्या बोला है, एज यू कैन सी द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द एंड फॉस्टर इकोनॉमिक ट्रेड। मतलब ये डबल टैक्सेशन जब हम लोग अवॉइड कर देंगे तो जो भी इन्वेस्टर्स है उनको ये टैक्सेशन का इशू नहीं आएगा कि मैं इंडिया में भी टैक्स भर रहा हूँ और जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ यूएस में वहां पे भी मैं टैक्स भर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज अभी आपका दो कंट्री के बीच में बिजनेस जो है वो और बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग जाके वहां पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वंस आई पे टैक्स इन इंडिया तो मुझे वो कंट्री में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा या वाइस वर्सा। सो यहाँ पे वही है। सो एज यू कैन सी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ट्रीटी क्या लिखा हुआ है, वी हैव इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्रेड एंड सर्विसेज एंड सब। अब देखो ये जो है ना, ये डबल टैक्सेशन की वजह से मैनी टाइम पीपल are not ready to work or not ready to invest at some place because anyhow मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है वो मुझे वापस कहीं ना कहीं टैक्स में भरना पड़ेगा। सो इफ लेट्स सपोज इफ आई हैव लाइक 30% टैक्स मेरा इंडिया में लग रहा है, एक बड़ा अमाउंट अगर मेरा अर्न हो रहा है तो, और 20% टैक्स जो है वो मेरा यूएस में लग रहा है। सो ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 45% टैक्स। अगर आप कोई बेसिक जो एग्जाम्पशंस रहेंगे वो अगर आप हटा देंगे तो ऑलमोस्ट 45% टैक्स आई एम पेइंग हियर। तो अगर 45% टैक्स अगर मैं भर रहा हूं तो मेरा अर्निंग जो है वो क्या हुआ, बाकी मेरे जो एम्प्लॉयज सैलरी है वो निकाल के। सो इससे क्या होता है, डबल टैक्सेशन की वजह से इट जनरेट्स एडवर्स इफेक्ट कि मैं वो कंट्री में जाऊंगा ही नहीं जहां पे हम लोगों को डबल टैक्स भरना पड़ रहा है। सो ट्रेड, फिजिकल गुड्स एंड जो हम लोग आईटी सर्विस, कॉल सेंटर्स या ऐसे कोई दूसरे सर्विस की बात करते हैं, दोनों का मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। सो टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम बाय टू और मोर कंट्रीज वुड कंस्टिट्यूट अ प्रोहिबिटिव
बर्डन मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये लोकेशंस ही हम लोग छोड़ देंगे, अपने बिजनेस में से हटा देंगे, क्योंकि अर्निंग ही हम लोगों का नहीं हो रहा है। मोस्ट जो भी हम लोग अगर अर्न करना है वो ऐसे ही हम लोगों का टैक्स में चले जा रहा है। सो डोमेस्टिक लॉज ऑफ मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया मिटिगेट दिस डिफिकल्टी बाय अफोर्डिंग यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल मतलब हम लोग अपने साइड से रिलीफ दे रहे हैं टू इंडियन सिटीजन्स, बराबर है। अब ये रिलीफ क्यों दे रहा है? बिकॉज एज वी नो कि कंट्री में बाहर से अगर कोई अगर जॉब कर रहा है वो कंट्री में क्या लाएंगे? डॉलर्स लेके आएंगे। एंड जितना हम लोग के पास डॉलर ज्यादा रहेगा, कंट्री का हम लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उतना स्टेबल रहेगा, इंडियन रुपीस का वैल्यू मार्केट में बना रहेगा। सो आप देखो कि अगर डॉलर्स अगर इंडिया से अगर बाहर जाता है तो $1 इक्वल टू 75-80 रुपीज तक अगर पहुंच सकता है। लेकिन अगर डॉलर्स अगर इंडिया में आ रहा है तो डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन करेंसी जो है वो मेंटेन रहेगा, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आएगा। सो दैट मीन्स कि हम लोगों को आउटसाइड से आने वाले ये जो डॉलर्स है इसकी जरूरत है। और इफ यू नो एनआरआई अकाउंट जो होता है या फिर सर्टन ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहां पे आप बाहर जॉब कर रहे हैं कोई दूसरे कंट्री में, नॉट जस्ट यूएस, मिडिल ईस्ट कोई कंट्री में, दुबई, सऊदी, वहां कहीं पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उनका जो बैंक अकाउंट्स होते हैं ना ये डायरेक्टली आरबीआई के अंडर आते हैं। इसको आरबीआई मॉनिटर करता है बिकॉज ये जो अकाउंट्स है जिसमें फॉरेन करेंसी आ रहा है विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ओके, ये बेसिकली हम लोगों का जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वहां पे जाते हैं। आपने आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं। सो इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है वो इससे बढ़ता है। सो वी रिक्वायर सच थिंग्स। सो इसके लिए हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, यूनिलैटरली हम लोग रिलीफ देते हैं। हम लोग उनके पास से प्रूफ मांगेंगे कि अगर आपने वहां पे टैक्स भरा है, सपोज अगर आपने यूएस में 20% टैक्स भरा है और इंडिया के हिसाब से टोटल टैक्स जो होगा आपके अर्निंग्स पे दैट्स गोइंग टू बी 30%। सो हम लोग क्या करेंगे, विल गिव यू 20% एग्जेम्पशन और बाकी का जो 10% बचा है ना दैट यू सपोज टू पे इन इंडिया। इसको यूनिलैटरल रिलीफ बोलते हैं। सो यहाँ पे वही है कि जो ये डबली टैक्स इनकम जो होंगे उसको हम लोग यहाँ पे रिलीफ देंगे, बट दिस इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन बिकॉज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आप कितने लोगों को रिलीफ देंगे, है ना, और इंडिया को भी उतना लॉस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स ट्रीटीज बनाने का ट्राई करते हैं वो कंट्रीज के साथ में, सो दैट ये जो ऑब्स्टेकल्स है टैक्सेशन का, जो ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी नीड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। सो डबल टैक्सेशन ट्रीटीज जिसको हम लोग DTAA बोलते हैं आर निगोशिएटेड अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड गवर्न बाय द प्रिंसिपल अंडर द, अब देखो ये वेना कन्वेंशन है। वेना एक कंट्री है जहां पे ये कन्वेंशन, ये एक ऐसा हम लोगों ने यू कैन से कि ऐसा कुछ हम लोगों ने मशीनरी डिफाइन किया था, ऐसे कुछ रूल्स हम लोग पिक्चर में लाए थे जिसमें हम लोगों ने बोला था कि आपको दो कंट्रीज जो है वो आपस में ऐसे कोई ट्रीटीज बना सकते हैं और वो ट्रीटीज के लिए आपके पास जो रूल्स, जो अथॉरिटी, जो पावर मिला है वो कहां से मिला है, वेना कन्वेंशन से मिला है। क्लियर है? जैसे आप देखो कि अगर लॉकडाउन अगर लगाना है तो लॉकडाउन लगाने का जो परमिशन है ये कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि जो हम लोगों के लेजिस्लेचर्स है, लेजिस्लेचर मतलब जो हम लोगों के MP मिनिस्टर्स पावर में है, CM है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर दिया हुआ है कि फॉर अ पब्लिक सेफ्टी दे कैन पुट सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पीपल। सो बेस्ड ऑन बाय इनहेरिटिंग दिस पावर फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन अप्लाई लॉकडाउन काइंड ऑफ थिंग्स। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे इफ टू कंट्रीज बायलैटरली, मतलब अभी ये क्या हो गया, ये तो फेवरिंग हो गया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन अगर बांग्लादेश से अगर कोई अर्निंग करके इंडिया में ला रहा है तो उसको मैं ये बेनिफिट नहीं दे रहा हूँ। मैं बेनिफिट किसको दे रहा हूँ, जो कंट्री के साथ में हम लोगों के DTAA अग्रीमेंट्स हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हो गया। लेकिन हम लोग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो है उसके अंदर हम लोग पॉइंट्स मार्क डाउन करते हैं कि ओके फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वी आर
यूजिंग और वी विल अप्लाई दिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो आप कोई एक कंट्री को ज्यादा कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं ओवर अदर कंट्री। नाउ दोज पावर्स आर बेसिकली इनहेरिटेड बाय कंट्रीज फ्रॉम दिस कन्वेंशन, दैट इज वियना कन्वेंशन। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन इनहेरिट सच पावर्स एंड बायलैटरली दो कंट्रीज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कन्फ्लिक्टिंग रूल्स रहते हैं बहुत बार, टू कंट्रीज के अपने अपने टैक्सेशन पॉलिसीज जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, इनकम पैटर्न कुछ अलग रहता है। सो वो टाइम पे दोनों कंट्रीज में हम लोग क्या बात करते हैं कि एक्चुअल एंड रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उनका, ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो एज देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड टैक्सेबिलिटी therefore which is accepted internationally and income may become a liable in two countries। सो आप देखो कि अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे, इन इंडिया लेट्स से कि हम लोग 5 लाख के ऊपर आपका जो भी अगर इनकम हो रहा है दैट कम्स इन टैक्स ब्रैकेट, बराबर है। लेकिन दिस सेम थिंग डज नॉट गोज विथ यूएस और सम अदर कंट्री, बिकॉज वहां पे जो इनकम है उसको अगर हम लोग डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे अगर रुपीज को, तो इट माइट बी मोर देन 5 लाख, लाइक इट माइट गो अप टू 10 या 15 लैक्स जहां पे टैक्सेबल इनकम में आएगा वो। बिकॉज आप देखो कि मिनिमम वहां पे सबका सैलरी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 1.5 या 2 लाख जितना होगा। दे हैव मिनिमम सैलरी रूल, तो मिनिमम सैलरी के हिसाब से इफ द रूल इज लाइक कि मिनिमम 1.5 मंथली सैलरी होना चाहिए, तो इसके हिसाब से तो हर कोई टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा। सो एज यू कैन सी कि इफ वी आर काउंटिंग समवन सैलरी इन डॉलर, तो वो टाइम पे इंडिया का जो लिमिटेशंस है, इंडिया का जो टैक्स ब्रैकेट है कि 5 लाख के ऊपर हम लोग टैक्स अप्लाई करेंगे, वो नहीं होगा। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनली जो इनकम हम लोगों ने असाइन किया हुआ है कि ओके इंटरनेशनली वी से कि ओके अबाउट $10,000, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं कि अबाउट $10,000 और अबाउट $5,000 हम लोग क्या करेंगे, टैक्स अप्लाई करेंगे। सो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड कुछ रहेगा और ये स्टैंडर्ड फॉलो करके हम लोग उनके ऊपर उनको हम लोग टैक्स ब्रैकेट में लाएंगे। दिस इज द सिनारियो। ओके, नाउ इसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, इन सच अ केसेस ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन सच अ केसेस टू कंट्रीज हैव एन अग्रीमेंट फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस इन विच द केस पॉसिबिलिटीज आर द इनकम इज टैक्स्ड ओनली इन वन कंट्री, बराबर है। तो अगर ऐसा कोई अगर अग्रीमेंट हो रहा है तो वो टाइम पे क्या होगा, इनकम कैन बी टैक्स्ड ओनली इन वन कंट्री और इनकम इज एग्जेम्प्टेड इन बोथ कंट्रीज या इनकम इज टैक्स्ड इन बोथ कंट्रीज। बट आप जो भी टैक्स भरेंगे उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा और वो क्रेडिट यूज करके आप वापस अपने कुछ बेनिफिट्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। लाइक आपने सपोज 5,000 अगर मैंने टैक्स भरा तो उसके अगेंस्ट सपोज मुझे क्रेडिट मिल गया, तो आगे जब कभी अगर मैं बिजनेस करूंगा तो वहां पे जो जीएसटी रहेगा वो जीएसटी में मुझे ये 5,000 एग्जाम्पशन मिल जाएगा। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन ऑथोराइज्ड टू एंटर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास परमिशन है ये। रिमेंबर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो ये अग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। ये अग्रीमेंट्स कौन कर सकते हैं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन वर्क विद सच अग्रीमेंट्स। दिस अग्रीमेंट्स कैन नॉट बी साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके पास ये परमिशन है ही नहीं। ये परमिशन किसके पास है, दिस परमिशन इज ओनली विद central government. Okay, okay, so this is a kind request to all the students. Make sure we have timing of 1:30, so all should be present by 1:30, max 1:35. ठीक है, if you are late more than 10 minutes, please don't disturb ongoing lecture. आप बार बार यहाँ पे आते हैं, वो पिंग होता है, इरिटेट होता है। मैं आज अलाउ कर रहा हूँ बट इट डजंट मीन्स आपको मोबाइल से ही ज्वाइन करना है, लैपटॉप से ज्वाइन करना है। सो इट डजंट मीन्स कि आप ट्रैफिक में फंसे हो या उसकी वजह से कहीं पे आपको लेट हो गया। सो इफ यू आर लेट more than 10 minutes, please don't attend my lecture.
नाउ ऑनवर्ड्स इफ एनीवन इज मोर देन 10 मिनट्स, whoever is late more than 10 minutes, उनको मैं अलाउ नहीं करूंगा। और मैं हर बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार हम लोग बड़े हैं, समझ के रहो। बार बार ऐसे या नहीं होना चाहिए कि ऑन गोइंग लेक्चर में बार बार वो साउंड आता है, डिस्टर्ब होता है। ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू। सो एज यू कैन सी वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स। क्या क्या है? वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव एंड लिमिटेड। दो है, बहुत सिंपल है। एज नेम सजेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स वेयर वी आर वेयर विल बी एडिंग ऑल द थिंग्स हियर, इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलेंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं बोल रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे इफ आई से कि आई एम पुटिंग हियर, मैं हर एक टाइप जो है वो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, लाइक सर्विसेज, फिजिकल प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग, तो वो टाइम पे उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव बोलेंगे कि हर एक सेक्टर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं हर एक सेक्टर अगर कवर नहीं कर रहा हूँ तो उसको हम लोग लिमिटेड बोलेंगे। मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं लिमिटेशंस डाल रहे हैं, सारे सेक्टर्स जो है वो हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। गेटिंग? सो उसको हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव एंड लिमिटेड। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जितने भी सेक्टर्स है, दो कंट्री जितने भी अलग अलग पैटर्न में एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड लिमिटेड का मतलब है कि ओनली इट्स लिमिटेड टू आईटी सर्विसेज और इट्स लिमिटेड टू फिजिकल प्रोडक्ट्स जो हम लोग ज्यादा बाई या सेल करते हैं, सो उसी के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव की अगर हम लोग बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट आर दोज व्हिच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। वो कंट्री में से आपका जो भी अलग अलग सोर्सेज से इनकम आता है, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर बाय मॉडल कन्वेंशन। लाइक मेनी अ टाइम ट्रीटी कवर्स वेल्थ टैक्स। वेल्थ का मतलब क्या है? मेरा वो कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है तो उस वो प्रॉपर्टी पे जो टैक्स आता है वो आपको किसी ने बहुत बड़ा कोई कार या और कुछ चीजें गिफ्ट दिया है। रिमेंबर, छोटे मोटे गिफ्ट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट गिफ्ट। समटाइम्स पीपल से कि मुझे किसी ने 1 करोड़ का कोई गिफ्ट दिया, 5 करोड़ का कोई गिफ्ट दिया, है ना, किसी ने रोल्स रॉयस गिफ्ट दिया, तो ये जो है ना, दिस ऑल्सो कम्स अंडर अ टैक्सेशन। बिकॉज एक लिमिट से बड़ा अगर होगा तो दोज टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स विच आर टू कॉस्टली, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस। सो अ लिमिटेड डबल टैक्सेशन आर दोज विच आर लिमिटेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम ओनली। ठीक है, सो आप अगर देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वी हैव लिमिटेड टू शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट प्रॉफिट्स ओनली। सो आप अगर पाकिस्तान में अगर कुछ शिप कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट अगर आप वहां पे भेज रहे हैं, तो ओनली उसी के ऊपर यहाँ पे आपका क्या होगा, टैक्सेशन अप्लाई होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी हैव रूल्स ऑफ टैक्स ट्रीटीज इन इंटरनेशनल प्लानिंग। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फैसिलिटीज इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फ्लो प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टैक्स पेयर्स। सो सबसे पहले तो ये है कि इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग में आपको ये देखना है कि आप सर्टेन कंट्रीज के साथ अगर ऐसे टैक्स ट्रीटीज कर रहे हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद अदर कंट्रीज। तो वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर वो डिस्क्रिमिनेशन है सो यू शुड बी हैविंग सम एक्सप्लेनेशन कि आपने वो कंट्री के साथ ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्यों किया और कोई दूसरे कंट्री के साथ हम लोग क्यों नहीं कर रहे। सो वी कैन से कि हम लोगों के पास, लेट्स सपोज वी हैव चाइना। अब चाइना के साथ हम लोगों का ऑलरेडी ट्रेड इम्बैलेंस है। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब क्या है, ट्रेड सरप्लस है, सॉरी ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 10 करोड़ का सामान अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू चाइना, उसके सामने 100 करोड़ का सामान चाइना से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे वी हैव अ डिफरेंस ऑफ दिस 90 करोड़। ये जो 90 करोड़ का जो डिफरेंस है ना, दिस इज द ट्रेड डेफिसिट। मतलब जितना हम लोग उनको सामान बेच रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा वो लोग हम लोग को बेच रहे हैं। सो दे आर अर्निंग मोर कंपेयर टू अस। सो उनके साथ अगर हम लोग ऐसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट करेंगे, सो क्या होगा कि पहले वैसे ही वो लोग बहुत ज्यादा टैक्स चोरी कर रहे हैं और उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स वन पॉइंट। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, next we have adds fiscal certainty to cross border operations.
क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस मतलब दो कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं अगर आपके कोई ना कोई वी कैन से कि कोई ना कोई अगर आपके अग्रीमेंट्स हो रहे हैं जहां पे हम लोग कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में दो कंट्रीज के बीच में कोई ऑपरेशंस कर रहा है, लाइक फिशरीज मार्केट है, सो दो कंट्रीज के बीच में हम लोग का ऐसा कुछ हो रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंट्स इंटरनेशनल इवेजन एंड अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस। अगर हम लोग का ये इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज अगर होंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन जो होता है, टैक्स इवेजन का मतलब क्या है, इन लीगल वे में वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द टैक्स, इसको टैक्स इवेजन बोलते हैं। रिमेंबर, अब टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, वी हैव अ लीगल वे टू अवॉइड टैक्सेस, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा बता दें कि हम लोग का इनकम इतना नहीं है, या जो इनकम आया वो मैंने सैलरी में दे दिया, या और कोई प्रॉब्लम हो गया, गेटिंग ये होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, facilitates collection of international taxes, then contributes attainment of international development goals, then avoids double taxation of income by allocating taxing rights between the source country where income arise and the country of the residence of the recipient, thereby promoting cooperation between or amongst the states in carrying out their obligation, guaranteeing the stability of the tax burden. सो ये सारे हम लोग के बेनिफिट्स होते हैं कि हम लोग एक दूसरे को भरोसा देंगे कि अगर आप हम लोग के साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये लिमिट से ज्यादा आपको अपने कंट्री में या हम लोग के कंट्री में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब देखो इंडिया में अगर कोई जल्दी से अगर बिजनेस नहीं करता है तो उसका मेन रीजन यही रहता है कि आप जब वहां पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा या हेवी टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं। सो हम लोग वही टैक्सेस का जो सिनारियो है ना, इसी को हम लोग चेंज करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी नाउ एट दिस पॉइंट, चॉइसेस ऑफ बेनिफिशियल प्रोविजन अंडर डबल टैक्सेशन। सो आपके प्रोविजंस क्या है, फर्स्ट प्रोविजन ऑफ डबल टैक्सेशन, इट ओवरराइड्स द जनरल प्रोविजन ऑफ टैक्सिंग स्टेटस statute of a particular country. It is now well settled that in India the provision of double taxation override the provision of domestic. अब जब कभी अगर आपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक टैक्सेशन अग्रीमेंट अगर किया है, इट ऑलवेज ओवरराइड्स योर लोकल टैक्सेशन पॉलिसीज। सो इंडिया में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है, बट वेन एवर वी आर साइनिंग अ टैक्सेशन अग्रीमेंट विद सम अदर कंट्री, तो वो टाइम पे इंडिया के जो टैक्सेशन पॉलिसीज है वो अप्लाई नहीं रहेंगे, बट वो कंट्री के साथ हम लोग का जो टैक्सेशन अग्रीमेंट हुआ है ना, उसके बेस के ऊपर पीपल आर गोइंग टू पे देयर टैक्सेस। So that is the point. Then next अगर आप देखेंगे, मोर ओवर विद द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 90। अब देखो ये सेक्शन 90 जो है ये आपको याद रखना है, एज पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 we have section 90, it clears that the assessed have an option of choosing to be governed either by the provision of a particular double taxation or the provision of income tax। तो आपके पास दो choices है, जो भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है उसके बेस के ऊपर यू सपोज टू पे द टैक्सेस। लाइक एक ऐसा हो सकता है कि आपके पास डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, लाइक हम लोगों का कोई एक XYZ कंट्री के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हुआ है, सो उसके बेस के ऊपर यू कैन आइदर पे अ टैक्स और इंडिया का जो नॉर्मल इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है उसके बेस के ऊपर। सो इफ यू आर कमिंग अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट देन यू हैव टू चॉइसेस, एंड आउट ऑफ दिस जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसके बेस के ऊपर यू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। ओके, जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, एग्जाम्पल हम लोग का इंडिया और जर्मनी के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। नाउ टैक्स ऑन इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड एट 10%, बराबर है, 10% टैक्स है, वेयर एज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स कितना भरना पड़ रहा है, 20%। सो हेंस वन कैन फॉलो डबल टैक्सेशन एंड पे द टैक्स एट 10%, ये आपका बेनिफिट होगा। अब इसका अपोजिट सिचुएशन भी हो सकता है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के बेस के ऊपर मुझे 20% टैक्स भरना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं लोकल टैक्सेशन रूल्स अगर फॉलो करूंगा तो मेरा टैक्सेशन जो है वो 10% है या 15% है, तो मेरा 5% बच रहा है ना, देन आई विल फॉलो लोकल टैक्सेशन पॉलिसीज। सो ये है मॉडल ऑफ डबल टैक्सेशन। क्या बोला है, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हर एक कंट्री जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से दे डेवलप वन और द अदर सच मॉडल्स जो भी उनको ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन व्हिच ट्रीटीज आर ड्राफ्टेड एंड नेगोशिएटेड बिटवीन टू नेशंस। This model assists in maintaining uniformity in the format of tax treaties.
दे ऑल्सो सर्व्स एज अ चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट का मतलब हम लोग यहाँ पे एक सिंपल चेकलिस्ट बनाएंगे कि ओके ये बिजनेस डन है, ये बिजनेस ऐड है, ये बिजनेस इज एडेड, ये बिजनेस इज एडेड। सो जस्ट दिस इज जस्ट टू इंश्योरिंग दैट मोस्ट ऑफ सेक्टर्स वी आर कवरिंग, सो हर किसी को इससे बेनिफिट हो। ठीक है, देन एज वी नो वी हैव OECD मॉडल, दैट इज फॉर अ डेवलप कंट्री, एंड वी हैव यूनाइटेड नेशन का मॉडल। सो जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज है उनके लिए जो बेनिफिशियल मॉडल है वो कौन सा है? UN मॉडल है। सो एज यू कैन सी टोटल 3 मॉडल्स है। एक OECD मॉडल होगा, OECD मॉडल, नेक्स्ट वी हैव इज UN मॉडल, बराबर है। एंड उसके बाद में आपका जो एक मॉडल है वो है US मॉडल। यूनाइटेड नेशन है, OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। 3 मॉडल्स है। तो हम लोग के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, हम लोग या डेवलपिंग कंट्रीज जो फॉलो करते हैं वो UN मॉडल फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स जो है वो OECD और US मॉडल में से इनहेरिट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक इंडियन मॉडल है। आर फ्यू सच एग्जाम्पल ऑफ दिस फर्स्ट 3 आर मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ऑफन यूज्ड मॉडल्स। However, a final agreement could be combination of different models. तो हम लोग जब 2 कंट्री बायलैटरली, जैसे इंडिया एंड जर्मनी है, तो अगर उनको बायलैटरली अग्रीमेंट करना है तो दे कैन इनहेरिट डिफरेंट प्रोविजंस फ्रॉम OECD मॉडल जो उनके लिए बेनिफिशियल है, UN मॉडल, US मॉडल या इंडियन मॉडल। सो जो भी प्रोविजन आपको यहाँ पे बेनिफिशियल लगता है, वी कैन इनहेरिट दोज प्रोविजंस एंड हम लोग अपना एक कस्टमाइज टैक्सेशन या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट या ट्रीटी बना सकते हैं। सो OECD मॉडल आपको बहुत सिंपल दिया हुआ है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मॉडल, डबल टैक्सेशन कन्वेंशन ऑन इनकम एंड ऑन कैपिटल। सो देखो, डबल टैक्सेशन कन्वेंशन मतलब ये जो डबल टैक्सेस अप्लाई हो रहा है उसके अगेंस्ट ऑलरेडी इनके पास बहुत पहले से ऐसे अग्रीमेंट हुए हैं, 1977, 92, 95। अब 95 के पहले हम लोगों को ऐसे कोई अग्रीमेंट्स करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि WTO हम लोगों ने साइन किया 95 में, और 91 में हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स लिए। तो ये जो 2 रिफॉर्म्स लिए, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बराबर है। तो LPG एंड प्लस WTO, जब तक ये 2 अग्रीमेंट साइन नहीं किए थे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। आफ्टर साइनिंग दिस अग्रीमेंट, इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ बिजनेस काफी बढ़ गया। सो पहले इंडिया जो था वो काफी क्लोज्ड कंट्री था। हम लोग बाहर के कंट्रीज को, बाहर के कंपनीज को ज्यादा इंडिया में आने नहीं देते थे, या यहाँ के कोई कंपनीज ज्यादा बाहर जाते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे ये सिनारियो चेंज हो गया और आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज इंडिया में आते हैं और यहाँ के बहुत सारे कंपनीज, लोग बाहर जॉब के लिए जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, OECD मॉडल इज एसेंशियली अ मॉडल ट्रीटी बिटवीन 2 डेवलप्ड नेशन। दिस मॉडल एडवोकेट्स रेसिडेंस प्रिंसिपल। रेसिडेंस प्रिंसिपल का मतलब आप कहाँ पे रहते हो, आपका मेन सोर्स, आपका मेन मदरलैंड कौन सा है। सो हम लोग किसके ऊपर एम्फोसाइज करेंगे, उसके ऊपर। सो जो आपका राइट ऑफ स्टेट्स है, रेसिडेंस टैक्स जो है वो अप्लाई होगा, मतलब आप जहां पे रहते हो वहां पे आप टैक्स भरो। ये है रेसिडेंट बेस्ड टैक्स का पैटर्न, OECD मॉडल फॉलो करता है। यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है कि भाई देखो, सबसे पहले तो हम लोग के पास देयर इज अ टैक्सेशन कन्वेंशंस होंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। अब मेनली क्या होता है, डेवलप कंट्रीज जो है जैसे US है, तो अब देखो US जो है इसके पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत है, तो उनके पास 10 करोड़ लोग ही है, उनका पॉपुलेशन 10 करोड़ का है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी मशीनरीज इतना है कि जब वो कोई एक प्रोडक्ट जब वो मैन्युफैक्चर करता है तो उनका क्वांटिटी उसका 50 करोड़ का होगा। तो 50 करोड़ प्रोडक्ट्स, जैसे समझ लो कि टूथपेस्ट है, तो अभी 50 करोड़ टूथपेस्ट उन्होंने प्रोड्यूस तो कर दिए, लेकिन अब उतने कंजम्पशन उनके कंट्री में होना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रहा है उनको वो बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। सो इट मींस कि जो डेवलप कंट्रीज रहते हैं ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस रहता है, उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ रहता है, तो हर एक चीज है ना वो बहुत बड़े लॉट में बनाते हैं, और वो सेम चीज जब लॉट में बनाते हैं तो उतना ही बड़ा वो बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोगों ने
OECD मॉडल का जो पैटर्न है, रेसिडेंट बेस्ड टैक्स का पैटर्न, अगर हम लोगों ने यूएन में भी अगर अप्लाई किया, यूएन मॉडल में भी, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है इनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो यूएन मॉडल में हम लोग वेट किस पे डालते हैं? सोर्स प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब आपका इनकम का सोर्स जहां से है वहां पे आप टैक्स भरो, रेसिडेंट बेस्ड के ऊपर नहीं। ये डिफरेंस है यूएन मॉडल में, कि आप अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर इंडिया है तो आप इंडिया में टैक्स भरो, आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर पाकिस्तान है वहां पे भरो, बांग्लादेश है वहां पे भरो, ठीक है। ओईसीडी क्या बोल रहा है कि भाई आप जहां पे रहते हो वहां पे टैक्स भरो, आप बिजनेस कहां पे भी कर लो, कहीं से भी अर्निंग कर लो, लेकिन आपको जो टैक्स जो भरना है वो आपका जो मेन होम कंट्री जो होगा वहां पे भरना है। लेकिन वो हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आप देखो कि गूगल, फेसबुक, ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो वो हम लोग के पास से अर्न करते हैं, उसके अगेंस्ट वो कोई टैक्स ही नहीं भरेंगे ना हम लोग के पास। अमेजोन है, अब देखो हम लोग बहुत बार ये कंट्रीज पे टैक्स तो अप्लाई नहीं करते, बट उसके साथ में हम लोग उसके साथ में ना हम लोग उनको कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक लिमिट के आगे बिजनेस करने से भी रोकता है। जैसे हम लोग के पास एक पैटर्न है कि आप अगर देखेंगे कि अमेजोन जो है, अमेजोन अबाउट टू स्टार्ट विद हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग हब। तो आप देखो कि अमेजोन के ऊपर अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन है हम लोग के जैसे, जो घर से अपना बिजनेस चला रहे हैं अमेजोन पे, टी शर्ट, जीन्स, कुछ भी बेच के, तो अब वो होलसेल में 100 टी शर्ट लाता है, एंड 100 टी शर्ट में पर टी शर्ट सपोज उनका जो प्राइसिंग होता है वो 100 रुपीज है, ठीक है, होलसेल में लेके। लेकिन अब उसी के सामने अमेजोन अगर अपने खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अगर वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे बेचेगा, तो उसको बहुत ज्यादा टैक्सेस, चार्जेस जो है वो कम होंगे। तो जो नॉर्मल पर्सन होलसेल में कोई टी शर्ट लाके 100 रुपीज में बेच रहा है, अमेजोन अगर खुद मैन्युफैक्चर करेगा तो वो 100 टी शर्ट नहीं करेगा, वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में करेगा, विच इज गोइंग टू बी इन थाउजेंड्स एंड लैक्स। तो वो टाइम पे ये सेम जो टी शर्ट्स है उसका प्राइसिंग उसको 30 रुपीज या उससे भी कम पड़ेगा। तो अगर इतना कम प्राइसिंग अगर पड़ रहा है तो ही कैन सेल द सेम टी शर्ट्स इन 60 रुपीज या 50 रुपीज और मैक्सिमम 70 रुपीज। सो ये वो प्राइस में बेचेगा जो प्राइस में होलसेल वाले पर्सन को टी शर्ट्स मिल भी नहीं रहे, होलसेल में भी नहीं मिल रहे। तो क्या होगा, बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेसेस है जो घर से काम कर रहे हैं, जिनके घर चल रहे हैं, उनके ये बिजनेस बंद हो जाएंगे। सो आप देखो टैक्सेशन जो है वो तो अप्लाई होता है, और उसके साथ में आप क्या लिमिट तक यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं ये भी अप्लाई होता है। सो इंडिया में वी आर नॉट अप्लाइंग in India, we are not applying any such tax treaties or any such tax patterns. Okay, so the taxation of income from foreign capital would take into account expense allocable to the earning of the income, so that such income would be taxed on net basis. ठीक है, so taxation would not be so high as to discourage the investment. सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम लोग 30, 40%, 50% टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, यूके में भी ये प्रॉब्लम है, यूएस में ऑलमोस्ट 20% कुछ, आई डोंट रिमेंबर। सो आप देखो कि जो कंट्रीज में टैक्सेशन बहुत ज्यादा है ना, तो फिर क्या होता है कि टैक्स हेवन फाइंड करते हैं लोग। टैक्स हेवन का मतलब है कि आप यहाँ से इंडिया से पैसा लेके जाएंगे कोई ऐसे प्लेसेस पे जहाँ जो कंट्रीज बहुत छोटे छोटे कंट्रीज रहते हैं वो, और वो टैक्स जो लेते हैं ना वो ना के बराबर लेते हैं। सो क्या होता है, शेल कंपनीज क्रिएट होते हैं वहां पे, सॉफ्टवेयर कंपनीज, दूसरे कंपनीज, ये सारे शेल कंपनीज क्रिएट होते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बताएंगे कि हम लोगों ने एक कंपनी क्रिएट किया, उसमें पैसे डाला और उसमें हम लोगों का लॉस हो गया, एंड देन वो पैसा फिर घूम के कहीं से तो वापस हम लोग के पास आएगा। सो ये एक राउंड ट्रिपिंग होता है। सो आप अगर देखेंगे कि जैसे आपने पनामा पेपर लीक सुना रहेगा, जिसमें ऐश्वर्या, अमिताभ और भी बहुत बड़े जो सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस है, उनका नाम आया था। सो दे हैव सच शेल कंपनीज एट पनामा। मतलब पनामा एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा प्लेस है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो कनेक्शन लाइन है वहां पे आता है। सो वहां पे अभी आपका जो टैक्स होता है ना वो 0.5% या कभी कभी 0% होते हैं, या मैक्सिमम 1% होता है, विच इज वेरी मच अफोर्डेबल। सो क्या होता है कि आप अगर अपने टैक्सेशन अगर बहुत ज्यादा हाई रखते हैं ना, तो लोग टैक्स चोरी करना चालू करते हैं। सो बेटर कि आप अपने टैक्सेस जो है वो कंट्रोल में रखें, सो दैट लोगों को ऐसे राउंड ट्रिपिंग की जरूरत ना पड़े।
सो यहाँ पे वही दिया है, इट वुड टेक इनटू अकाउंट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ शेयरिंग ऑफ द रेवेन्यू विद कंट्री प्रोवाइडिंग कैपिटल. इन एडिशन, यूएन मॉडल कन्वेंशन embodies the idea that it would be appropriate for resident country to extend a measure of relief from double taxation through either foreign tax credit or exemption. So simple है. Then next we have is US का मॉडल इनकम टैक्स कन्वेंशन जो सितंबर 1996 में बना था. तो ये जो है यूएस का जो अपना टैक्सेशन मॉडल है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओईसीडी एंड यूएन मॉडल. लाइक यूएस मॉडल हैज एस्टेब्लिश इट्स, मतलब इन्होंने यूएस ने अपना एक ऐसा ट्रीटी बनाया है, एक अपने ऐसे रूल्स बनाए जो उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है. आई होप समझ में आ गया. तो कहीं ना कहीं यूएस को ज्यादा बेनिफिट दे वैसे उन्होंने रूल बनाया हुआ है. और यूएस ऐसा बना सकता है, इंडिया अपना खुद का इंडियन मॉडल नहीं बना सकता, क्योंकि यूएस को हम लोग एज अ वर्ल्ड पावर कंसिडर करते हैं. उनका करेंसी इतना डोमिनेट करता है कि अगर कोई कंट्री में डॉलर्स आने बंद हो जाए तो वो कंट्री डूब भी सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकता है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. सो उनके पास पावर है, दे कैन फॉलो और दे कैन मेक सच मॉडल्स, बट वी कैन नॉट. ओके, सो ये हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो टैक्स एजेंट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये हम लोग का 6.4 टॉपिक है. याद रखो दिस इज द ओनली चैप्टर जो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में, बट वंस वी आर डन विद दिस चैप्टर, उसके बाद के जो 3 चैप्टर्स है वो बहुत स्मूथ होंगे, बहुत क्विकली कंप्लीट होंगे. सो आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखता हूँ. एक्स्ट्रा कुछ अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं. I'll finish this. We can just end this lecture here. Nothing more is required now.